आयोनिक बॉन्ड्स पिछले वीडियो में मैं आपको सिखा चुका हूँ। बहुत सारे फार्मूले मैंने आपको बताए, कुछ क्वेश्चंस भी बताए हैं। अब उसी वीडियो को हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आयोनिक कंपाउंड से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशंस मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, जिससे आयोनिक पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में डिस्कस कर पाएँ, कोवेलेंट एंड कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के बारे में। ठीक है, सुनिए, क्वेश्चन लिखिए। पहले उसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन बना करते हैं हम लोग, थोड़ा सा माहौल बनाने के लिए। क्वेश्चन लिखिए, नाइट्राइड ऑफ अ मेटल इज M3N2, then its nitrate will be। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर हमें क्या है, यहाँ गिवन कैसा लिखना बताया मैंने, गिवन नाइट्राइड दिया है, तो नाइट्राइड को पहले डिकम्पोज कीजिए। मैं जानता हूँ इस पर N-3 होता है नाइट्राइड। ठीक, तो अब आप समझदार हो गए हैं कि M पर कितना हो कि इनका एडिशन होने से फार्मूला M3N2 बन जाए। तो कन्फर्म है M पर कितना होना चाहिए, +2, तभी तो फार्मूला बनेगा M3N2। क्लियर है बात। और आप पूछा क्या है मुझसे, नाइट्रेट। तो नाइट्रेट मैं जानता हूँ, नाइट्रेट होता है NO3 नेगेटिव, और M+2 का NO3 नेगेटिव के साथ जब फार्मूला बनेगा तो बन जाएगा MnO3 होल ट्वाइस। कोई दिक्कत इसके अंदर? ठीक है ना। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। कार्बोनेट ऑफ अ मेटल इज MCO3 होल ट्वाइस। कार्बोनेट ऑफ अ मेटल इज MCO3 होल ट्वाइस, then its chloride will be। क्या बढ़िया क्वेश्चन है। कार्बोनेट मुझे दिया हुआ है, कार्बोनेट क्या दिया हुआ है, MCO3 होल ट्वाइस दिया हुआ है, और क्लोराइड पूछ रहा है। ठीक है ना। तो क्या किया जाना चाहिए, यहाँ पे कुछ नहीं, पहले तो कार्बोनेट लिख दीजिए CO3-2। अब कार्बोनेट CO3-2 है, तो M पर कितना चार्ज हो, M पर कितना चार्ज हो कि ये फार्मूला MCO3 होल ट्वाइस बन जाए। सोच के बताइए, कितना चार्ज हो कि ये फार्मूला MCO3 होल ट्वाइस बन जाए। ठीक है ना। तो मुझे क्या करना चाहिए, यदि यहाँ 1 है तो M2CO3 बनता, 2 है तो +2 - 2 कैंसिल हो जाता, MCO3 बनता, 3 होता तो M2CO3 होल थ्राइस बनता। तो 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, तो एक ही बात बचती है, ज़रूर 4 हो सकता है। यदि 4 है तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है, 2 से 4 को 2 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, और यदि ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाता तो यहाँ 2 रिमेनिंग जो है वहाँ नीचे चला जाएगा, और फार्मूला बन जाएगा MCO3 होल ट्वाइस। क्लियर है बात। तो कंफर्म हो गया कि M पर कितना चार्ज है, +4, और इसका क्या पूछा है, क्लोराइड। क्लोराइड होता है Cl नेगेटिव, तो आपके पास आंसर आ गया MCl4। क्या आंसर आ गया, MCl4 आंसर आ गया। क्लियर है बात। ठीक, इसको इस टाइप से भी ध्यान रखिए। चलिए, मान लीजिए क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, लिखिए, राइट formula of oxide, hydroxide, sulfate, phosphate and nitrate of sodium, calcium,
फेरिक, क्यूप्रस एंड अमोनियम। पहले तो क्वेश्चन समझिए क्या दिया हुआ। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि सोडियम, कैल्शियम, फेरिक, क्यूप्रस और अमोनियम के ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सल्फेट, फॉस्फेट, नाइट्रेट के फार्मूले बताइए। क्या करेंगे आप लोग? कुछ नहीं, ऑक्साइड को मैं पहचानता हूँ, ऑक्साइड है O-2, हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव, सल्फेट इज SO4-2, फॉस्फेट इज PO4-3 एंड नाइट्रेट इज NO3 नेगेटिव है। सोडियम Na पॉजिटिव, कैल्शियम Ca+2, फेरिक Fe+3, क्यूप्रस Cu पॉजिटिव एंड अमोनियम NH4 पॉजिटिव, अमोनियम NH4 पॉजिटिव। ऐसा एक चार्ट बना लीजिए। इस टाइप से ऐसा एक चार्ट यदि आप बना लेते हैं तो अब देखिए क्या फटाफट फार्मूले बन जाएंगे। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम नाइट्रेट। आ गई बात समझ में? ठीक। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट। हो गए? और बताएं। फेरिक ऑक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक सल्फेट, फेरिक फॉस्फेट, फेरिक नाइट्रेट। मैं क्या बोलता हूँ इतने दिन से आपको? मैं बोलता हूँ कि ये फार्मूले हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। हमें तो सिर्फ ये एनायंस याद होने चाहिए और ये कैटायंस याद होने चाहिए। यदि ये एनायंस और कैटायंस हमें याद हैं सारे के सारे, ठीक, तो हम जाने कितने फार्मूले बना सकते हैं। यदि मैंने आपको 32 कैटायंस बताए हैं और 32 एनायंस बताए हुए हैं तो 960 फार्मूले तो आपके वैसे ही बन रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है उसके अंदर। ठीक, तो हमें जाने अनजाने लगभग 1000 फार्मूले तो याद हैं, ठीक है ना। तो उन 1000 फार्मूले याद होने के पीछे एक छोटी सी शर्त है और वो ये है कि बस ये एनायन और कैटायन को याद कर लीजिए। हर एक कैटायन का हर एक एनायन के साथ फार्मूला बना के देख लीजिए, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। हो गया याद? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब हमें क्या पढ़ना है, हेडिंग आप डाल सकते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड्स। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे आयोनिक बॉन्ड इजीली बन जाएंगे? ठीक है ना। तो आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए देखिएगा ध्यान से, हमें मालूम है दीज आर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स ओरिजिनेट बिटवीन कैटायन एंड एनायन। यानी एक को कैटायन बनना होगा, प्लस चार्ज आना होगा, दूसरे को एनायन बनना होगा, मतलब सॉरी उसके ऊपर माइनस चार्ज आना होगा। तो यदि किसी पे प्लस चार्ज आना है, यदि किसी पे प्लस चार्ज आना है यानी उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, और इलेक्ट्रॉन डोनेट यदि करना है, ठीक, जैसे Na को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, तो उसके लिए कुछ एनर्जी लगती है और उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। मेरे पास दो एटम्स हैं A और B। A एटम के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी है 10 किलो जूल पर मोल और B एटम के लिए है 100 किलो जूल पर मोल।
मैं ए और बी में से इलेक्ट्रॉन्स निकालना चाहता हूँ, बताइए किस में से इलेक्ट्रॉन ईजिली निकल जाएगा, है ना। तो आप तुरंत समझ गए कि इलेक्ट्रॉन ईजिली तब निकल जाएगा जब आयनाइजेशन एनर्जी कैसी होगी, लेस होगी, ठीक। यानी इसमें से इलेक्ट्रॉन ईजिली रिमूव हो जाएगा, ये जल्दी कैटायन बना लेगा कंपेयर टू बी, है ना। तो स्टेटमेंट हो गया, लेस द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, less the value of ionization energy, more will be the possibility of formation of ionic bond, ठीक। तो जो भी 2-3 आपको मेटल्स दी हैं, एलिमेंट्स दिए हुए हैं और उनकी यदि आयनाइजेशन एनर्जीज दी हुई हैं, पूछा गया है कि कौन जल्दी आयनिक बॉन्ड बनाएगा या किसके आयनिक कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होंगे, तो आप समझ जाएंगे कि जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी मिनिमम होगी वो सबसे तेज़ी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करके आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा। इज इट क्लियर। तो ये तो हो गई इलेक्ट्रॉन देने वाली बात, फर्स्ट फैक्टर हो गया आयनाइजेशन एनर्जी। अब हम सेकंड फैक्टर की बात करें, इलेक्ट्रॉन दिया जा चुका है तो कोई तो होगा जो उस इलेक्ट्रॉन को लेगा, कोई तो होगा समाज में जो उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लेगा। और इलेक्ट्रॉन को यदि लेगा, ठीक, तो क्या बनाएगा, एनायन बनाएगा और इसमें भी कुछ ना कुछ हीट रिलीज होगी और उस हीट को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता है। क्लियर है बात। जितनी ज़्यादा हीट रिलीज हो रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जितनी ज़्यादा है, सुनिएगा बात को ध्यान से, जितनी ज़्यादा हीट रिलीज हो रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जितनी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन रिसीव करने की टेंडेंसी उतनी ही ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जितनी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन रिसीव करने की टेंडेंसी भी उतनी ही ज़्यादा है। क्लियर है बात, ठीक। तो मोर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मोर विल बी चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनायन, दैट्स वाई मोर विल बी द पॉसिबिलिटी और चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड्स। इज इट क्लियर, बात समझ में आ रही है यहाँ पर। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पर 2 एनायंस दिए हुए हैं, ठीक। लाइट चली गई है, कोई बात नहीं, आ जाएगी, लाइट का क्या है। मुझे ए और बी 2 कंपोनेंट एटम्स दिए हुए हैं, एक की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ना, एक की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है मान लीजिए 10 किलो जूल पर मोल, दूसरी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है 100 किलो जूल पर मोल। तो किसके इलेक्ट्रॉन लेने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इलेक्ट्रॉन लेने के चांसेस किसके ज़्यादा हैं, जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है। मोर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मोर विल बी चांसेस टू रिसीव इलेक्ट्रॉन, मोर विल बी चांसेस टू फॉर्म एनायन, दैट्स वाई मोर विल बी चांसेस टू फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। क्लियर। तो 2 फैक्टर्स हो गए, फर्स्ट फैक्टर था यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी और सेकंड फैक्टर क्या था, सेकंड फैक्टर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो हमें मालूम होना चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी लेस होनी चाहिए और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी होनी चाहिए, हाई। बात समझ में आई। थर्ड फैक्टर देखो भाई, थर्ड फैक्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज लैटिस एनर्जी। थर्ड फैक्टर इज लैटिस एनर्जी। अब हम बात करें व्हाट इज लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी है क्या और ये कैसे इफ़ेक्ट डालती है। रेगुलर क्लास में एक एग्जांपल मैंने आपको बताया हुआ है कि किसी भी सर्किट को आप ओपन कीजिए, कहीं भी ऐसे खुले वायर जा रहे हों उनके पास जाइए आप देखेंगे कि 2 कलर के वायर वहाँ पे लगे हुए हैं, है ना। किसी भी सर्किट में देखिएगा 2 कलर के वायर लगे हुए होंगे, ठीक। अब आप क्या करिए, उसका जो एक टर्मिनल है उसको सर्किट में जोड़ दीजिए, वहाँ से बटन ऑन करिए और यहाँ ये जो 2 वायर निकले हैं, मान लीजिए एक ब्लू है और एक रेड है, या एक ब्लैक है और एक रेड है, ये जो 2 वायर निकले हुए हैं, दूसरी तरफ से सर्किट ऑन कीजिए और यहाँ से इन वायर्स को आपस में मिला दीजिए।
मज़ा आ जाएगा एकदम से, है ना। कैसा मज़ा आ जाएगा? फॉल्ट हो जाएगा, स्पार्किंग होगी बहुत जम से, ठीक, एकदम से चिंगारी निकलेगी तेज। पता करेंगे जब किसी पढ़े लिखे से या फिर घर के किसी सज्जन से पता करेंगे, ठीक, तो पहले तो वो कूट देगा जोरदार तरीके से आपको, फिर आपको बताएगा कि आपने इन दोनों वायर्स को मिला दिया, मतलब आपने प्लस माइनस को मिला दिया। ऐसी एक जनरल टर्म वो लोग यूज़ करेंगे कि आपने किसको मिला दिया? प्लस माइनस को मिला दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, एक अनुभव तो मिला हमको कि जब हम प्लस माइनस को मिलाते हैं तो ढेर सारी एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी को क्या कहा जाता है? लैटिस एनर्जी। ठीक, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन gaseous cation and gaseous anion combined together to form 1 mole of ionic compound। गैसियस कैटायन और गैसियस एनायन आपस में मिलके जब 1 मोल आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं तो इस प्रोसेस में जो हीट रिलीज होती है उस हीट को क्या कहा जाता है? उस हीट को कहा जाता है लैटिस एनर्जी। रिलीज हो रही है, रिलीज हो रही है, रिलीज हो रही है, ठीक, मतलब डेल एच नेगेटिव है इसके अंदर, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ध्यान रखिएगा, है ना। जब थर्मोडायनामिक्स यूनिट में आपको पढ़ाऊंगा तो एक लाप्लास लेवोशियर कंसेप्ट पढ़ाऊंगा। लाप्लास लेवोशियर कंसेप्ट बोलता है कि यदि कोई प्रोसेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है तो वो बैकवर्ड में एंडोथर्मिक होगी, और हीट चेंज ऑलवेज इक्वल रहेगा विथ अपोजिट साइन। यानी ये प्रोसेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है, मान लीजिए इसमें 500 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही है, तो यदि आप इसकी बैक रिएक्शन करोगे, उल्टी रिएक्शन करोगे, ठीक, तो उस रिएक्शन में 500 किलो जूल एनर्जी एब्सॉर्ब होगी, ठीक, यानी इसकी बैक रिएक्शन कैसी हो जाएगी? एंडोथर्मिक। ठीक, तो 1 मोल आयोनिक कंपाउंड को डिसोसिएट करने में जिस हीट का एब्सॉर्प्शन होता है उसे भी लैटिस एनर्जी कहा जा सकता है, ठीक है ना। पर आप किसी एक डेफिनेशन को याद रखो, नहीं तो कंफ्यूज हो गए। तो आप ध्यान रखिए कि गैसियस कैटायन और गैसियस एनायन को कंबाइंड करके जब 1 मोल आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन किया जाता है उस समय जो हीट रिलीज होती है उस हीट को क्या कहा जाता है? लैटिस एनर्जी कहा जाता है। क्लियर? अब कैटायन एनायन आपस में कंबाइंड हुए कैटायन और एनायन आपस में, मींस इनके बीच में कोई ना कोई अट्रैक्शन फोर्स लगे, और यदि अट्रैक्शन फोर्स लगे हैं तो एक वेल नोन फैक्ट है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय डी स्क्वायर। बोलो हाँ, ठीक, जो फोर्स होता है वो चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच की डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मींस लैटिस एनर्जी डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। लैटिस एनर्जी 2 फैक्टर पे डिपेंड करेगी। फर्स्ट इज चार्ज। पहला फैक्टर क्या होगा? चार्ज होगा, और बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है, मोर द चार्ज ऑन आयंस मोर विल बी लैटिस एनर्जी। आयंस पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा लैटिस एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे मैं कंपेयर कर लूँ NaCl और CaCl2 को, तो NaCl और CaCl2 को यदि मैं कंपेयर करता हूँ तो Cl पे तो कांस्टेंट चार्ज है -1, लेकिन यहाँ Na पे +1 है और Ca पे +2 है। तो ज़्यादा चार्ज किस पे है? ज़्यादा चार्ज Ca पे है। Ca पे ज़्यादा चार्ज है तो उसकी लैटिस एनर्जी भी कैसी होगी? हाई। बात समझ में आई? ठीक, ऐसा कुछ एग्जांपल ले लेता। मान लीजिए मैं LiF, Li2O, Li3N,
अब आपसे पूछता किसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा है, तो Li तो सभी में कांस्टेंट हो गया, उस पर +1 चार्ज ही है, लेकिन F पर -1 है, O पर -2 और N पर -3 है। तो सबसे ज़्यादा चार्ज किस पर है, N पर है, तो उसमें लैटिस एनर्जी भी कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। मैथ्स मत लगा देना यहाँ पे कि -1 बड़ा होता है, -2 छोटा और -3 और छोटा, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक। तो -3 चार्ज सबसे ज़्यादा चार्ज है। आया फर्स्ट फैक्टर समझ में। तो फर्स्ट फैक्टर क्या बोल रहा है कि जैसे जैसे आप चार्ज इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे अट्रैक्शन फोर्सेस इंक्रीज होते हैं, और अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होते हैं, ठीक, तो ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड भी क्या होता जाता है, इंक्रीज होता चला जाता है। लैटिस एनर्जी भी इंक्रीज होती चली जाती है। इज इट क्लियर। सेकेंड पॉइंट होता है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। सेकेंड पॉइंट यहां पर क्या है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जैसे जैसे इंक्रीज हो गए वैसे वैसे लैटिस एनर्जी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि फोर्स भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। हमें मालूम है किसी भी ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, और यदि साइज इंक्रीज होगा, ठीक, तो नेचुरल सी बात है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज, अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होगा, उससे लैटिस एनर्जी भी डिक्रीज होगी, और आयोनिक कंपाउंड फॉर्मेशन के चांसेस भी डिक्रीज होते जाएंगे। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर LiF ले लेते हैं, फिर LiCl ले लेते हैं, LiBr ले लेते हैं, LiI लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं FClBrI, जैसे से FClBrI की तरफ हम जा रहे हैं वैसे वैसे साइज बड़ा होता जा रहा है हेलोजन का, और हेलोजन का साइज यदि इंक्रीज हो रहा है मतलब डी इंक्रीज हो रहा है, डी इंक्रीज हो रहा है, तो F क्या होता जाएगा, डिक्रीज, फोर्स डिक्रीज होगा, लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगी, और लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगी तो चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड भी क्या होते चले जाएंगे, डिक्रीज होते चले जाएंगे। आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसमें सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी किसकी रहेगी, LiF की, और LiI की लैटिस एनर्जी कैसी रहेगी, मिनिमम। इज इट क्लियर, ठीक। तो ये थे भाई कुछ फैक्टर्स गवर्निंग फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, और द फैक्टर्स अफेक्ट फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड्स। क्लियर। आयनाइजेशन एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो मैक्सिमम होनी चाहिए, और लैटिस एनर्जी हाई होनी चाहिए, ठीक। लिख लीजिए, इन्वर्टेड कामा बना करके लिख लीजिए, मोर द वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी, more the value of lattice energy, more will be ease of formation of ionic bond, more will be ease of formation of ionic bond, and more will be stability of ionic compound। जितनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी रहेगी, ठीक, एनर्जी रिलीज़ हो गई है, और किसी भी सिस्टम से जब एनर्जी रिलीज़ हो जाती है, ठीक, तो वो सिस्टम कैसा हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। इसीलिए कह रहा हूँ कि जितनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी रहेगी मतलब एनर्जी रिलीज़ हो गई है सिस्टम में, ठीक, सिस्टम से तो एनर्जी रिलीज़ हो गई है, तो वो सिस्टम कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है ना। चलिए आखिरी बात बता देते हैं, और आयोनिक कंपाउंड्स आपके ख़त्म हो जाएंगे। लास्ट कंसेप्ट होता है प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स में सुन लीजिए, फर्स्ट, ऑल आयोनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ऑल आयोनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं।
क्रिस्टलाइन से मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा सॉलिड स्टेट यूनिट के अंदर। अभी इन जनरल सुन लीजिए कि सॉलिड्स आर ऑफ टू टाइप्स। सॉलिड को दो टाइप में क्लासिफाई किया जाता है, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। जिनका डेफिनेट ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, जिनका डेफिनेट ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है उन्हें क्रिस्टलाइन कहा जाता है, और जिनका डेफिनेट ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं होता उनको एमॉर्फस कहा जाता है। ठीक, तो आयोनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं, और कैसे सॉलिड होते हैं? क्रिस्टलाइन मींस इनका डेफिनेट ज्योमेट्रिकल ऑर्डर होता है। क्लियर? सेकंड पॉइंट आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी का सेकंड पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, नमक लीजिए, मेल्ट करा के देखिए उसको, कैसे मेल्ट कराएं? एक बूंद पानी डाल दें क्या? अरे ऐसे मेल्ट नहीं होता भाई। मेल्ट कराने से मतलब है हीट दे करके उसको मेल्ट कराना है। तवे के ऊपर नमक डाल दीजिए, तवा को गर्म करना चालू कीजिए, तवा को गर्म करना चालू करिए, कितनी देर बाद नमक पिघल करके बह जाएगा, करके देखना जरा। नमक पिघला दोगे क्या? मेल्ट करा दोगे क्या आप घर में गैस के ऊपर गर्म करके? नहीं होना आपसे, है ना। बहुत हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, तब जा कर के वो मेल्ट हो पाएगा। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं? हाई। थर्ड, सॉल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, जिनके भी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होते हैं, ऐसे सॉल्वेंट में आयोनिक कंपाउंड्स मज़े से क्या हो जाते हैं? डिसॉल्व हो जाते हैं। सॉल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक है, पोलैरिटी क्या है, क्यों वाटर पोलर है, इसका आंसर आगे वीडियोस में आपको मिलेगा जब हम डाइपोल मोमेंट को एक्सप्लेन करेंगे। उस समय मैं आपको पोलैरिटी वगैरह बताऊंगा डाइपोल मोमेंट पढ़ाते समय। अभी फ़िलहाल पॉइंट ध्यान रखिए कि ये पोलर सॉल्वेंट में सॉल्यूबल होते हैं। क्लियर है बात? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है, आयोनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयोनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा, सॉलिड स्टेट में भी इनके अंदर आयंस होते हैं। सॉलिड NaCl यदि आपके पास है तो उसमें सॉलिड स्टेट में भी Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन वो मूव करने के लिए फ्री नहीं है। मूव करने के लिए फ्री नहीं है, इसलिए उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं मिलेगी। पर जैसे ही आपने उसे मेल्ट किया या जैसे ही आपने उसे पानी के अंदर डाला, ठीक है ना, तो तुरंत वो आयंस फ्री हो जाते हैं। आयंस फ्री हो जाते हैं, डिसोसिएशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। तो आयंस फ्री हो जाते हैं, और आयंस फ्री हो जाते हैं तो मूव कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आ जाती है। तो क्या कहोगे? गुड कंडक्टर ओनली इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? और लास्ट, द chemical reactions of ionic compounds are generally very fast। बहुत तेज़ी से रिएक्ट करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज होना है, तो इनकी केमिकल रिएक्शंस कैसी होती हैं? फास्ट होती हैं। क्लियर है बात? ठीक, तो मैंने आपको सिखाया पिछले वीडियो में वैलेंसी की ढेर सारी डेफिनेशंस को। उसके बाद मैंने आपको सिखाया कि आयोनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, बहुत सारे कैटायंस बताए, एनायंस बताए। ठीक, और उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाया इस वीडियो में। ये उसी वीडियो का एक पार्ट माना जाएगा, ध्यान रखिएगा। और हमने सीखा आयोनिक कंपाउंड फॉर्मेशन को कौन कौन से फैक्टर्स सपोर्ट करते हैं, और आयोनिक कंपाउंड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, इसका फॉर्मेशन कैसे होगा। क्लियर है बात? ठीक, अभी के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद।